हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पर, उन्हें लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस आपको हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलते होंगे, जो मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड होते हैं। जो बच्चे यूपी कैटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होगा यह वीडियो। और कभी कभी कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं होते हैं, तो आज जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, साथ में उनका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, तो वो छोटे कॉन्सेप्ट्स भी हमें क्लियर हो जाएंगे आज। और आप भी खुद को चेकआउट करिएगा कि अभी तक जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसमें कितना कितने कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि द एवरेज ऑफ 7 नंबर, जो 7 नंबर्स हैं वो आपके हैं 7, 9, 12, एक्स, 5, 4, 11। एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इट मीन दैट कि एक्स के प्लेस पे कोई वैल्यू है जो हमें पता नहीं है। तो 7 नंबर्स के मीन जो है वो 9 है, ये हमें बताया जा रहा है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 हो गए आपके, ये सारे के सारे ऑब्जर्वेशन हो गए, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आंसर आप कैलकुलेट कर लोगे, आई होप। इसका आंसर 15 है। और जिससे नहीं हो पा रहा है उसके लिए आज पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा एक्सप्लेनेशन लेकर के यहाँ पर बैठे हैं। आज के बाद से आपसे इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व होंगे। तो ध्यान यहाँ दीजिए कि मानिए आपके पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, जिसे हम x1, x2, xn कह रहे हैं, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, n ऑब्जर्वेशन हैं आपके पास, और इनका आपको अरिथमेटिक मीन वो पता लगाना है कि क्या है। तो इसके लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो है कि अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़िए, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn, सभी के सभी ऑब्जर्वेशन को जोड़ेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पर n है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यही काम अपने क्वेश्चन में भी करते हैं। क्वेश्चन में तो हमारा अरिथमेटिक मीन 9 है ही, जो हमें बताया गया है। और सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन जब करेंगे तो इन सारे ऑब्जर्वेशन को हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी 7 प्लस 9 प्लस 12 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 4 प्लस 11, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह 7 होगा। ठीक है, तो 9 की जगह 9 ही, 7 इधर जो है राइट हैंड साइड में है और डिनोमिनेटर में है, जब वो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 7, और ऊपर जो ये सारे नंबर्स हैं जब इनको ऐड करेंगे तो ये होते हैं 48, और एक्स हमारा रह जाएगा, तो 48 प्लस एक्स बच गया। अब 48 को उधर लेकर के जाएंगे तो 9 7 जा 63। 48 जब RHS की तरफ से LHS में आएगा तो उधर पॉजिटिव में था, इधर नेगेटिव हो गया, तो 63 माइनस 48 होगा। तो x इज इक्वल टू हमारा 15, जो कि हमारा आंसर था, वो हमें मिल गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अरिथमेटिक मीन इज डिपेंडेंट ऑन ऑफ, अरिथमेटिक मीन जो है आपका डिपेंडेंट है ऑन द चेंज ऑफ, किसके चेंज पे, ओरिजिन की स्केल पे, या केवल और स्केल पे जो है डिपेंडेंट है, या फिर ओरिजिन और स्केल दोनों पे डिपेंडेंट है, या दोनों में से किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। तो पहली चीज तो बहुत सारे लोगों को अभी ये नहीं पता होगा कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या है। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का मतलब समझें। देखिए, चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि जैसे ऊपर जो हमारी सातों वेरिएट वैल्यूज थी, जिसमें एक्स की जगह अब हमें पता है कि 15 है, तो उन सभी की सभी सातों वेरिएट वैल्यूज में आप 5 ऐड करके देखिए कि आपका नया मीन क्या होगा। अगर आप सभी के सभी वेरिएट वैल्यूज में 5 ऐड करते हैं तो जो आपका नया मीन है वो भी 5 प्लस हो जाएगा, यानी कि जो पहले मीन 9 था वो 5 ज्यादा होकर के 14 हो जाएगा। इसी तरह से अगर सभी के सभी ऑब्जर्वेशन में से, यानी सभी के सभी वेरिएट वैल्यूज में से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, हम 2 एज एग्जांपल ले रहे हैं, अगर आप 2 जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो आपका नया मीन है वो भी 2 कम हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को सभी के सभी वेरिएट वैल्यूज में ऐड करना जो है वो क्या कहलाता है, ओरिजिन में चेंज करना कहलाता है।
ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, तो हम क्या कहते हैं कि हम उसके ओरिजिन में चेंज कर रहे हैं। सभी के सभी वेरिएड वैल्यूज में जब हम कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब कि उसके ओरिजिन में चेंज कर रहे हैं। तो उसकी जब ओरिजिन में चेंज कर रहे हैं तो हमारा अरिथमेटिक मीन भी चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब कि अरिथमेटिक मीन डिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन के। ठीक है, बात क्लियर हो गई। दूसरी बात है हमारा स्केल। तो स्केल में चेंज करने का मतलब होता है कि सभी के सभी वेरिएट वैल्यूज को आप किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट क्वांटिटी से, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करिए या फिर उसको डिवाइड करिए, या मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करिए, आपकी मर्जी, जो कुछ भी करते हैं। लेकिन जो कुछ भी हम सभी वेरिएट वैल्यूज के साथ कर रहे हैं वही चेंज हमारा मीन के साथ भी हो जाएगा। अगर सभी वेरिएट वैल्यूज को 6 से मल्टीप्लाई किया गया था तो जो हमारा मीन होगा वो भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर सभी वेरिएट वैल्यूज को 10 से डिवाइड किया गया था तो जो हमारा नया मीन होगा वो भी 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि जब हम स्केल बदल रहे हैं, स्केल में चेंज ला रहे हैं, तो अरिथमेटिक मीन में भी चेंज आ जा रहा है। इसका मतलब कि जो हमारा अरिथमेटिक मीन है वो चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल दोनों पर क्या है, डिपेंडेंट है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। ये तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, मीन की प्रॉपर्टी है सीधी सीधी कि द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएट वैल्यूज फ्रॉम द मीन इज जीरो होता है वो। कहने का मतलब है कि सभी के सभी वेरिएट वैल्यूज में से अगर हम मीन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ऊपर जो सारे ऑब्जर्वेशन थे एक्स की जगह अगर हम 15 ले लें, उसमें पहले वाले क्वेश्चन में जो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन है उसमें एक्स की जगह 15 आ ही गया हमारा रिजल्ट में, कि एक्स पता चल गया कि एक्स की जगह 15 है और 15 भी हमारे हमें नोन है और मीन हमारा 9 है। तो सभी वेरिएट वैल्यूज में से मीन जो है उसको सब्ट्रैक्ट करते चले जाइए और लास्ट में उसको सम कर लीजिए जो चीज आ रही है, यानी कि x माइनस एक्स बार करते जाइए और उसका सम कर लीजिए। आप देखेंगे कि वो जीरो होगा हमेशा। तो ये हमेशा याद रखना है कि द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ द वेरिएट वैल्यूज फ्रॉम द मीन इज जीरो। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी कैटेट के पेपर में भी कई बार आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो चौथा क्वेश्चन है वो उसी तरह से बेस्ड है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। डेविएशन ऑफ द वेरिएट वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन की तो बात हुई रही है और सम की भी बात है, बट सम ऑफ स्क्वायर्स लिखा हुआ है, यानी कि जो x माइनस एक्स बार आप कर रहे थे तो उसकी जो वैल्यूज आ रही हैं उसको अब स्क्वायर करते जाइए। मतलब मान लीजिए 7 - 9 किया तो क्या आया, -2, -2 का भी स्क्वायर करिए। अगला ऑब्जर्वेशन अगर आपका 10 है तो 10 - 9 किया 1 आया तो 1 का भी स्क्वायर करिए। तो मतलब x माइनस एक्स बार तो आप निकाल ही रहे थे, एक कॉलम आ जा रहा था, उसकी जो वैल्यूज आ रही है उनका स्क्वायर करते चलिए, फिर उसका लास्ट में सम करिए तो वो क्या होगा, लीस्ट होगा। किस केस में, मीन के केस में, अरिथमेटिक मीन के केस में वो लीस्ट होगा। अगर भैया मीडियन से निकालते तो मीन से जो वैल्यू आएगी इस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन की, वो क्या होगी, मीन की वैल्यू ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू मीडियन के केस, सॉरी, मीडियन की वैल्यू ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू मीन के केस में। मतलब मीन में वो जो समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर है वो सबसे लीस्ट होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग कई बार ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि एक्स माइनस ए का स्क्वायर, तो वो कहा जा रहा है कि लीस्ट होगा, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए इज इक्वल टू एक्स बार। ए जो है वहां पर वो एक्स बार के बराबर होना चाहिए। डेविएशन निकालिए, डेविएशन का स्क्वायर करिए और लास्ट में उसका सम कर लीजिए। ठीक है, अगर वो डेविएशन अरिथमेटिक मीन से निकला है तो लीस्ट होगा, नहीं तो फिर मीडियन है तो एज कम्पेयर टू मीन के केस में मीडियन में वैल्यू ज्यादा आएगी, मोड में भी ज्यादा आएगी कुछ ना कुछ। ये भी हर तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको दिखता है। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए जरूर एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, यहाँ तक कि यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन मिल जाते हैं कभी कभी। तो ये हमारे पास सीरीज दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आप मीडियन कैलकुलेट करिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें दो तरह के केस होते हैं, एक तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका ऑड होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर है। पहले तो ये 11 प्लेयर्स थे, ठीक है, किसी स्कूल की क्रिकेट टीम है, उन्होंने स्कोर किया हुआ, पहले प्लेयर ने 5 रन, दूसरे प्लेयर ने 19, इस तरह से सभी ने स्कोर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा ऑड है, तो इसके लिए जो प्रोसीजर होगा वो हमारा क्या होगा कि पहले तो अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में जो भी वैल्यूज हैं आपके पास, ये सारे के सारे जो 11 ऑब्जर्वेशन हैं इनको क्या करना है, आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पे इस तरह से इसको अरेंज कर लिया।
तो जो यहाँ पे मीडियन होगा वो क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाई टूथ टर्म जो होगा, ठीक है। यानी कि 11 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी n की वैल्यू, +1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि सिक्स। तो सिक्स्थ वैल्यू, सिक्स्थ प्लेस पे जो वैल्यू है, जो छठा टर्म है आपका, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये जो 27 है, ये 27 आपका क्या है, मीडियन रन है। जो आपका मीडियन रन होगा छठे प्लेस पे, चूंकि यहाँ पर 27 है, तो जो आपका मीडियन रन है वो क्या हो गया, 27 हो गया। तो ये n+1/2 टर्म जो होता है वो मीडियन होता है कब, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे ऑड होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा इवन हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, जो हाइट ऑफ प्लांट्स है वो सेंटीमीटर में दी गई है, 8 प्लांट्स की हाइट है, और अब हमसे कहा जा रहा है कि मीडियन हाइट हमें फाइंड आउट करना है। तो ये इवन का केस था। अब इसमें भी वही काम करेंगे, भाई पहली चीज तो अपने डेटा को आप अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज कर लिया गया है। अब नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे 8 हैं। तो ऐसे केस में जो मीडियन हम फाइंड आउट करते हैं वो क्या होता है, n/2 टर्म, एंड जो n/2 प्लस 1th टर्म जो होगा उसका क्या चीज, उसका एवरेज। यानी कि n/2 का मतलब 8/2 यानी कि फोर्थ, और n/2 मीन्स की फिफ्थ। तो चौथा और पांचवा टर्म, तो पहले देखिए भाई चौथा टर्म और पांचवा टर्म क्या है, 9 और 10 है। तो एवरेज ऑफ 9 एंड 10, चौथे टर्म पे 9 है, पांचवें टर्म पे 10 है, तो एवरेज ऑफ 9 एंड 10। तो एवरेज निकालने के दोनों को जोड़िए, यहाँ पर 2 से डिवाइड करिए, तो 9 + 10 आपका 19 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मीडियन यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, 9.5 सेंटीमीटर। मीडियन हाइट है वो 9.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा छठा क्वेश्चन है इस पे और आते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 7 ऑब्जर्वेशंस का एक सेट है जिसका मीन कितना है, 10 है। इसी तरह से 3 ऑब्जर्वेशंस का एक सेट है, उसका मीन कितना है, 5। तो कह रहा है कि जब इन सेट्स को हम कंबाइन कर देंगे, दोनों सेट्स को जोड़ दें, तो जो मीन होगा वो मीन क्या होगा। तो आंसर हमारा 8.5 है। हम देखते हैं कि 8.5 आया कैसे, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से समझिए कि अगर मान लीजिए पहला सेट है जिसमें n1 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, उसके मीन को हम x1 कह रहे हैं। ऐसे ही जो दूसरा ऑब्जर्वेशंस का सेट है, जो दूसरा ऑब्जर्वेशन का सेट है जिसे हम n2 कह रहे हैं, दूसरे सेट में n2 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो उसका मीन हम कह रहे हैं कि x2 बार है। इसी तरह से जो लास्ट वाला हमारा ऑब्जर्वेशंस का सेट है, उसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उसको एन के कह रहे हैं, तो जो मीन होगा उसको एन के बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह के मान लीजिए बहुत सारे सेट्स हमारे पास बनते चले गए, ठीक है। तो मीन जो फाइंड आउट करना है एक्स बार ऑफ एन, यानी जितने सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं सबके। तो पहली चीज कि भाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो वो पता कर लें। तो पहले सेट का जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था वो n1 था, दूसरे का n2 था, इसी लास्ट वाले का जो था उसका nk था। तो सबको जोड़ लेंगे तो वो n के बराबर होगा, ठीक है। देखिए जब इसका मीन निकालेंगे, ओवरऑल जब मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि पहले सेट में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 8, 10, 15 जो भी हो, उसको उसके मीन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस दूसरे सेट में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको उसके मीन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसी तरह से जो लास्ट वाले सेट में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको उसके मीन से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड कर देंगे किससे, भाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी कि n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस nk जितने भी ऑब्जर्वेशन है। तो वही काम देखिए हम यहाँ भी करते हैं अपने क्वेश्चन का रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए। पहले सेट में 7 ऑब्जर्वेशन थे जिनका मीन 10 था, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों को, 7 मल्टीप्लाई बाई 10, प्लस दूसरे सेट में 3 ऑब्जर्वेशन थे जिनका मीन 5 था, तो उनको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब डिवाइड कितने से करेंगे, भाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले सेट में 7 था, दूसरे में 3, यानी कि 7 प्लस 3 कितने हो गए, 10, ठीक है। तो ये 10 7 जा 70 हो गया आपका, 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि x बार इज इक्वल टू 8.5, जो हमारा रिजल्ट था वो हमें मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ओगिव पे बेस्ड है, ये भी काफी पूछा जाता है। ओगिव फॉर मोर देन
टाइप एंड लेस देन। ओगिव हम जानते हैं दो तरह का होता है, एक मोर देन ओगिव होती है, एक लेस देन ओगिव होती है, और वो जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं उनको मीडियन कहा जाता है। ठीक है, ये डेटा आपको हम दे दे रहे हैं, आप समझने के लिए इस पर ट्राई करना। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ग्राफ प्लॉट करना, हालांकि वो तो एक स्टेटमेंट है जो आप याद रख ही सकते हो आराम से, बट अगर कभी फाइंड आउट करने का मन हो उसे तो आप ये डेटा और इस ग्राफ की हेल्प से कर सकते हो। नहीं तो फिर बाद में हम एक लेक्चर जब आपको मेजर सेंटर करने के लिए बनाएंगे और मीडियन का जो पार्ट होगा उसमें हम इसे डिस्कस करेंगे। तो देखिए कंटिन्यूस इंटरवल है यहाँ पर। कंटिन्यूस इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये 10 पे खत्म हो रहा है और फिर 10 से शुरू हो रहा है। ये वाली क्लास 20 पे खत्म हो रही है और 20 पे शुरू हो रही है, तो ये कंटिन्यूस इंटरवल है। ये मिड पॉइंट्स हैं जो क्लास इंटरवल का मीन है, यानी 0 और 10 का मीन 5, 10 और 20 का मीन 15 होगा, यानी 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 15 होगा। ये फ्रीक्वेंसी आपको दी ही जाएगी क्वेश्चन में। इन्हीं फ्रीक्वेंसी के हेल्प से ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों फाइंड आउट की जाती है। पहली आपकी क्या है, ये लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको दिख भी रहा होगा ये कम से ज़्यादा की तरफ है, यानी पहले कम है 4, फिर बढ़ते जा रही है, ज़्यादा होते जा रही है, तो ये लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है या लेस देन ओगिव है। ये वाला आपका मोर देन ओगिव है, इसमें आपको जो है बड़े से छोटे के क्रम में दिखेगा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले 29 है, फिर 25 है, फिर 18 है। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, मोर देन ओगिव या मोर देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, अब अगर ये कैसे फाइंड आउट हुआ ये भी जानना था, ये भी बता देते हैं आपको कि देखिए यहाँ पर क्या है 4, तो यहाँ पर है 4 एज इट इज, ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक है, अब इस 4 में जो इसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी 7, यानी 4 और 7 को ऐड करिए तो कितना आएगा 11। अब इस 11 और इस 6 को ऐड करिए तो कितना होगा 17। अब इस 17 और 10 को ऐड करिए तो कितना होगा 27। इस 27 और 2 को ऐड करिए तो 29 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है लेस देन होगी फाइंड आउट कर सकते हो, और ये जो लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी आएगी लेस देन होगी कि 29, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बराबर हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर मोर देन होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है तो भाई लास्ट वाली सबसे फ्रीक्वेंसी है, यानी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है 29, उसको यहाँ पर लिखिए। ठीक है, एज इट इज, उसमें कोई चेंज नहीं। अब इस 29 की करस्पॉन्डिंग में जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 4 है, तो 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिए 29 में से, तो 29 माइनस 4 25। 25 की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 7 है, तो 25 माइनस 7 करिए तो 18 आ जाएगा। 18 माइनस 6 करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप दोनों टाइप की जो ओगिव्स हैं, दोनों टाइप की जो फ्रीक्वेंसी है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप उनको फाइंड आउट कर सकते हो, लेस देन ओगिव भी और मोर देन ओगिव भी। ठीक है, बस ध्यान ये देना है कि ग्राफ प्लॉट करते टाइम, ठीक है, हम जो लोअर वैल्यू होती है हमारी, ये जो लोअर क्लास लिमिट होती है, जैसे यहाँ पर पहले क्लास में 0 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, इसको एक्स एक्सिस पे यूज करते हैं। और उस टाइम पे जो हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, मोर देन होगी। ठीक है, यानी कि जीरो के साथ जहाँ पे एक्स एक्सिस पे 0 होगा तो वाई एक्सिस पे 29 लेंगे, एक्स एक्सिस पे जहाँ पे 25 होगा, सॉरी एक्स एक्सिस पे जहाँ पे 10 होगा वहाँ पर वाई एक्सिस पे 25 लेंगे, एक्स एक्सिस पे जहाँ पर 20 होगा वाई एक्सिस पे वहाँ पर 18 लेंगे। उसी तरह से हम इसको प्लॉट करते जाएंगे। तो ये देखिए मोर देन होगी हमारा यहाँ पर प्लॉट होते चला जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा करें अगर, शायद एक ही स्क्रीन पे आपको देखने को मिले। ठीक है, यहाँ से देखिए अब आपको बहुत ही क्लियर व्यू आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस है ये, जिसमें क्लास इंटरवल्स लगे हुए हैं 0 10 20 30 40 50 60। यहाँ पे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लगा हुआ है 0 5 10 15 20 25 30 35। तो जीरो पे हमने बोला था लोअर लिमिट 0 ले रहे हैं, तो इसके साथ कौन सी फ्रीक्वेंसी लेते हैं, मोर देन ओगिव की लेते हैं। तो 0 के साथ 29 देखिए यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 10 के साथ 25 लिया गया है। ठीक है, 30 के साथ जो है, सॉरी 20 के साथ जो है 18 है,
फिर 30 आता है तो 30 पे 12 है हमारा, और 40 पे फिर यहाँ पे 2 है। ठीक है, इसी तरह से ये जो क्लास की हायर वैल्यू होती है, जो यहाँ पर क्लास की अपर लिमिट है 10, 20, 30, 40, 50, इसके साथ लेस देन ओगिव की जो फ्रीक्वेंसीज है उनको लेंगे। तो 10 के साथ 4, तो एक्स एक्सिस पे 10, तो वाई एक्सिस की 4 की वैल्यू यहाँ, एक्स एक्सिस पे 20 तो वाई पे 11, एक्स एक्सिस पे जब 30 होगा तो वाई पे 17, एक्स एक्सिस पे जब हमारा 40 होगा तो वाई पे 27, एक्स एक्सिस पे जब हमारा 50 होगा तो वाई पे 29। अब देखिए जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों, ये देखिए लेस देन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेस देन होगी कम से ज़्यादा होते जा रहा है, जो आपकी मोर देन होगी है वो ज़्यादा से कम होते चला आ रहा है। ठीक है, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसी के करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे क्या होगा, हमारा मीडियन होगा यहीं पे, जो कि 26.6 के नियर अबाउट होगा इस केस में। एन बाई टू जो होगा वो कहाँ होगा, वो वाई एक्सिस पे आपको यहाँ दिखेगा, एन बाई टू की वैल्यू यहाँ दिखेगी, जो कि क्योंकि 29 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, तो 29 डिवाइडेड बाई टू यानी कि 14.5। तो देखिए यहाँ पे 14.5 के आसपास ही यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो आई होप कि आज के बाद अगर आपको कैलकुलेट करना हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, अगर आपको विद द हेल्प ऑफ ग्राफ मीडियन कैलकुलेट करना हो तो आप कर सकते हैं बहुत ही आराम से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि हमारा बेस्ड है ज्योमेट्रिक मीन पे। कहा जा रहा है कि 3, 6, 24 और 48 का ज्योमेट्रिक मीन बताइए। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट आते हैं यहाँ पर देखते हैं। ज्योमेट्रिक मीन आपका यहाँ पे देखिए डिफाइन भी किया गया है कि द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सीरीज containing n observation is the nth root of the product of the values। अगर आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कर रहे हैं किसी सीरीज की जिसमें n ऑब्जर्वेशन है, तो पहले तो उनकी वैल्यूज का प्रोडक्ट करिए और उन प्रोडक्ट्स का जो nth रूट होगा, चूंकि n ऑब्जर्वेशन है इसलिए nth रूट जो होगा वही आपका ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। मान लीजिए किसी ऑब्जर्वेशन के सेट में जो वैल्यूज हैं वो x1, x2, x3, x4, xn तक है। ठीक है, तो पहले तो उनका मल्टीप्लाई करिए, सभी का प्रोडक्ट निकालिए, x1 मल्टीप्लाई बाई x2 मल्टीप्लाई बाई x3 मल्टीप्लाई बाई xn, जितने भी ऑब्जर्वेशन है सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। और उसका nth रूट देखिए, यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर जो 2 नहीं लिखा जाता और क्यूब रूट के अंदर जो 3 लिखा जाता है, तो यहाँ पर n लिखा हुआ है क्योंकि हम nth रूट लेते हैं। अगर इसको दूसरे तरीके से लिखें तो क्या हो जाएगा, x1 मल्टीप्लाई बाई x2 मल्टीप्लाई बाई xn की पावर 1 बाई n। अगर ये स्क्वायर रूट होता तो पावर 1/2 होता, क्यूब रूट होता तो 1/3 होता, लेकिन nth रूट है इसलिए 1/n है। तो हमारे केस में 4 ऑब्जर्वेशन है, तो जो 4 ऑब्जर्वेशन है वो 3, 6, 24 और 48 है। तो इन सभी ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 4 ऑब्जर्वेशन है तो फोर्थ रूट इसका हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 3 को हमने 3 लिखा, ठीक है, 6 को हमने लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 24 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह से 48 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसके अंदर आप देखिए तो जो 3 है वो आपको 4 दिख रहे होंगे, मतलब 4 4 का पेयर बनेगा क्योंकि फोर्थ रूट निकालना है। तो टोटल इसमें जो 2 आए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 2 2 हमें मिल जाएंगे 4 पेयर में और एक 3 मिल जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12। ठीक है, इस तरह से हम ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेंगे। कई बार क्या करता है क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक वैल्यू को जीरो कर देता है और फिर हमसे ज्योमेट्रिक मीन पूछ लेता है, तो ऐसे में आपका फटाक से जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी किसी भी चीज को हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, और जीरो का आप कितना भी रूट निकालेंगे वो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो अगर जो ऑब्जेक्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है अगर उसमें कहीं आपको जीरो दिख जाए तो उसका ज्योमेट्रिक मीन तुरंत क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन भी है। रिलेशनशिप की बात हो रही है कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो उनके बीच में ये रिलेशन एक इस्टेब्लिश होता है। ठीक है,
और इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाई हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। अगर इसको दूसरे फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाई हार्मोनिक मीन। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि अरिथमेटिक मीन 25 है, हार्मोनिक मीन आपका 9 है, तो आप जो है हमें ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो जब इस फॉर्मूले में पुट करें तो 29 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर, मतलब कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 225। 25 को जब 9 से मल्टीप्लाई करें 225 होगा ही, और ये जब स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर आकर के क्या लग जाएगा, 225 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि 15। तो ये देखिए ये रिलेशनशिप यहाँ पर होल्ड कर रहा है कि अरिथमेटिक मीन आपका 25 है जो कि सबसे ज़्यादा है, फिर ज्योमेट्रिक मीन है आपका जो 15 है, फिर हार्मोनिक मीन है जो आपका 9 है। ये बराबर भी हो सकते हैं सारे, इसलिए जो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन लगी हुई है। अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा तीनों के रिलेशन पे है। देखिए अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड, अगर हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का केस होता है, जिसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहाँ पर मीन मीडियन मोड बराबर होता है। ठीक है, बट अगर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा स्क्यूड टाइप का हो, जिसे हम एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, तो जो रिलेशनशिप होल्ड होगा ये अप्रॉक्सीमेटली होल्ड होगा, एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा रिजल्ट, बट अप्रॉक्सीमेटली जो रिलेशन होल्ड होगा मीन मीडियन मोड के बीच में, वो कौन सा होल्ड होगा कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, और ये जो ऑप्शंस में लिखे हुए हैं ये सारे ऑप्शंस सही हो सकते हैं, बस यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क जहाँ जहाँ लगा हुआ है वहां पर हमें कोई एक एब्सोल्यूट वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है, जिससे कि ये रिलेशन अपने आप में एकदम सही होल्ड हो जाए। जैसे बी में अगर आपको बताएं हम कि क्वेश्चन मार्क की जगह अगर आप 3 लिख दीजिए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो डी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि ए में कौन सी वैल्यू लिखे हम क्वेश्चन मार्क की जगह, और सी ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू लिखें, ये दोनों रिलेशन भी जो है वो सही होल्ड करें, एकदम एक्यूरेट हो जाए। ठीक है, मीन मीडियन मोड के केस में जब वो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और देखिए मोड पे कोई क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं रखे हुए हैं, मोड पे इसलिए क्वेश्चन नहीं क्योंकि आप जानते हो कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा टाइम्स आई हुई होती है वही हमारा मोड होता है। पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में से जो पर्टिकुलर वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आता है, जो वेरिएट वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आता है, वही हमारा मोड होता है, यानी मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड जो फ्रीक्वेंसी होती है या जो वेरिएबल जो होता है, जो वेरिएट वैल्यू होता है, वही हमारा मोड कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे टॉपिक पे इसी तरह से कुछ एमसीक्यूज लेकर के आपसे मिलेंगे। और जो लोग भी यूपी कैटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एमएससी में आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 14 क्वेश्चन आएंगे सॉरी, और पीएचडी में अगर आपको करना है तो 20 आउट ऑफ 100 इसी एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन होंगे। तो उसको देखते रहिए, अपने फ्रेंड से शेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू।